Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic inflation, its concept and types. तो आज के लेक्चर में हम इस यूनिट के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं एंड दिस इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन. तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या रहता है. व्हाट इज इन्फ्लेशन? Inflation is nothing but an increase in the general level of price of the goods and services in an economy over a certain period of time. As per the law of economics, when the general level of prices increase, each unit of currency buys a decreased number of goods and services. Hence, inflation also reflects a decrease in the purchasing power of money. यानी कि जब हम इन्फ्लेशन का हिंदी वर्जन देखते हैं तो इसका मतलब होता है महंगाई. तो क्या मतलब होता है इन्फ्लेशन का? जब किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में गुड्स और सर्विसेज के प्राइजेस लगातार इंक्रीज होते चले जाएं, तो उस प्राइस इंक्रीजिंग सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं. इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जब गुड्स के जो प्राइजेज है, जनरल लेवल ऑफ प्राइजेज है, वो लगातार इंक्रीज होते रहते हैं, तो क्या होता है उससे हमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ती है. या फिर हम कह सकते हैं कि जो एक यूनिट है करेंसी की, वो पहले के मुकाबले कम क्वांटिटी परचेज करती है गुड्स एंड सर्विसेज की. तो इस तरीके से ये भी क्लियर हो गया हमें कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसकी वजह से मनी की जो परचेजिंग पावर है वो भी लगातार डिक्रीज होती चली जाती है. इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से द वर्ड इन्फ्लेशन लिटरली मीन्स अ जनरल प्राइस राइज अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड लेवल ऑफ द परचेजिंग पावर. एज पर क्राउथर्स फाइंडिंग्स, इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग एंड द प्राइजेज आर राइजिंग. तो इन्फ्लेशन का लिटरली मीन क्या होता है? जब एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परचेजिंग पावर के अगेंस्ट में जनरल प्राइस लेवल क्या हो रहे हैं, लगातार राइज होते चले जा रहे हैं, तो उसको हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं. क्राउथर ने भी इसके एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है. इनके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन वो पर्टिकुलर स्टेट होती है जिसमें मनी की वैल्यू लगातार कम होते चली जाती है और प्राइसेज लगातार बढ़ते चले जाते हैं. ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशंस एग्जिस्ट in the economy: demand pull inflation, cost push inflation and hyper inflation. इनको हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं तीनों टाइप के इन्फ्लेशन का. सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन टेक प्लेस व्हेन द टोटल डिमांड इज ग्रोइंग एट एन अनसस्टेनेबल रेट लीडिंग टू एन इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द स्कार्स रिसोर्सेज एंड अ पॉजिटिव आउटपुट गैप. तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ जो टोटल डिमांड है वो अचानक से क्या होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि डिमांड बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है. इसी वजह से इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन का नाम दिया गया है. तो जो डिमांड होती है वो एक अनसस्टेनेबल रेट से बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं जो कि नेचर में स्कार्स है, उन पर एक इंक्रीज्ड प्रेशर आ जाता है, एक एक्सेसिव प्रेशर आ जाता है. और उस एक्सेसिव प्रेशर की वजह से एक पॉजिटिव आउटपुट गैप क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है. अब जो ये पॉजिटिव आउटपुट गैप आया तो ये एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, और इस एक्सेस की वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इस सिचुएशन को यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं और क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है और डिमांड क्या है, लगातार बढ़ती चली जाती है. और डिमांड के लगातार बढ़ने की वजह से जब प्रेशर पड़ता है स्कार्स रिसोर्सेज पर, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं. किस उम्मीद से कि उनको अब ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, क्योंकि परचेज तो होगी उनकी प्रोडक्ट की, परचेजिंग तो होगी. तो इसी वजह से वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को लगातार इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं. तब हम इस सिचुएशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन का नाम देते हैं. इसको हम एक नाम और देते हैं टू मच परचेजिंग पावर चेजिंग टू फ्यू गुड्स, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर क्या होती है, यहाँ पर बढ़ जाती है, और उस परचेजिंग पावर के बढ़ने की वजह से उनकी तरफ से प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ती जाती है,
लेकिन मार्केट में अवेलेबिलिटी होती है कुछ ही गुड्स की, फ्यू गुड्स आर अवेलेबल एंड मोर परचेजिंग पावर इज चेजिंग दैट पर्टिकुलर फ्यू गुड्स। दैट इज क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं हम इसमें, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो कुछ कॉजेज मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। सबसे पहला कॉज है डिक्लाइंड एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्रीज करेंसी, यानी कि जब किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की जो करेंसी है उसका एक्सचेंज रेट अगर डिक्लाइन होता चला जाए, उसमें डेप्रिसिएशन आता चला जाए, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट होती है। क्योंकि होता क्या है कि जब एक्सचेंज रेट डिक्लाइन होता है तो इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज प्राइजेज ऑफ इम्पोर्ट्स एंड रिड्यूसेस द फॉरेन प्राइस ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट, और कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट के प्राइस को रिड्यूस करता है और इंपोर्ट के प्राइस को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होता है ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को लगातार इंक्रीज कर देती है तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ने से क्या होता है, मार्केट में इनकम का फ्लो होना शुरू हो जाता है, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़नी शुरू हो जाती है, और मनी सप्लाई की अवेलेबिलिटी होने की वजह से मार्केट में एक एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन एडजस्ट करता है। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, लोअर टैक्स रेट। अगर गवर्नमेंट क्या करे, अपने डायरेक्ट टैक्सेस को डिक्रीज कर दे, रिड्यूस कर दे, तो जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या होगी, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं दे विल बी लेफ्ट विद मोर डिस्पोजेबल इनकम, और इसकी वजह से उनकी तरफ से डिमांड ज़्यादा होगी, और डिमांड जब बढ़नी शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होगा, प्राइजेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज के। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, लूज मॉनेटरी पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर उसका कंट्रोल नहीं है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन एडजस्ट करना शुरू कर देता है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन करना कर दे, क्योंकि वो लूज मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो कर रही है, और उसकी वजह से अगर इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होते हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा तो इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होनी शुरू हो जाएगी, और जब डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन एडजस्ट कर जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। नेक्स्ट पॉइंट इज द इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी कि अगर लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लगातार इंक्रीज होते चले जा रहे हैं तो इसका मतलब वो स्पेंडिंग ज़्यादा कर रहे हैं, मार्केट में उनकी परचेजिंग पावर लगातार बढ़ती चली जा रही है। जब स्पेंडिंग होगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी उनकी, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी मार्केट में इंक्रीज होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज के जनरल प्राइस भी लगातार इंक्रीज होते चले जाएंगे, जो कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को डिफाइन करता है। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, एंड दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? इट टेक प्लेस व्हेन फर्म्स रिस्पॉन्ड टू द राइजिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बाय इंक्रीजिंग प्राइजेस टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉफिट। एक्चुअली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये अराइज होता है किसकी वजह से, मैन्युफैक्चरिंग फर्म की वजह से। क्यों? क्योंकि इनके जो फैक्टर इनपुट्स हैं उनके प्राइजेस क्या होते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर फैक्टर इनपुट्स के प्राइस इंक्रीज होंगे तो इससे जो इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ेगी। मान लीजिए इनको मटेरियल महंगा मिल रहा है, लेबर महंगी हो गई, रेंट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ गया जो कैपिटल ये लोन पर ले रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है लगातार तो इससे क्या होगा, इसकी वजह से जो इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से इनको अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो उसी रेट पर तो सेल करेंगे नहीं, बल्कि जब अपने प्रोडक्ट के प्राइस क्या होंगे, बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो इसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ने शुरू होंगे तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करेगा। तो इसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की कैटेगरी में रखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो राइज होती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स के प्राइजेस राइज हो रहे हैं, जैसे कि वेजेस, इंपोर्ट टैक्सेस, ये मैंने डिस्कस किया था अभी आपसे ना। तो इसी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करता है सोसाइटी के अंदर। नाउ वी टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या क्या है इसके कॉजेज मेन? सबसे पहला कॉज है इसके अंदर डिक्लाइन इन द एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्रीज करेंसी। यानी कि जो कंट्री की करेंसी है उसके एक्सचेंज रेट में अगर डिक्लाइन होना शुरू हो जाए तो इससे क्या होगा, इट में लीड टू एन इंक्रीज इन द प्राइजेज ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स सच एज रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स एंड फिनिश्ड गुड्स, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज प्राइस ऑफ गुड्स। क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स को आपको इंपोर्ट करना है, जैसे कि आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, फिनिश्ड गुड्स चाहिए,
तो जब इनके प्राइजेस क्या होंगे, इनके प्राइजेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो कंट्री की करेंसी है वो लगातार क्या हो रही है, उसके एक्सचेंज रेट वो डिक्रीज हो रहे हैं, और इसकी वजह से आपकी जो गुड्स आपको परचेज करने हैं उनके प्राइजेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट आपको भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा और इन्फ्लेशन एडजस्ट करना शुरू कर जाएगा। दूसरा है इसके अंदर हायर टैक्स रेट, यानी कि अगर रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज होते चले जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जो फाइनल गुड्स हैं उनके प्राइजेस भी लगातार इंक्रीज होते चले जाएंगे, क्योंकि कंपनी से गवर्नमेंट अगर टैक्स ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगी तो टैक्स को कहाँ जोड़ा जाता है, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, और टैक्स रेट ज़्यादा होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट के प्राइजेस भी ज़्यादा कर दिए जाएंगे पहले के मुकाबले, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशनरी प्रेशर एडजस्ट कर जाएगा। थर्ड है इसके अंदर इंक्रीज इन द लेबर कॉस्ट, यानी कि अगर लेबर कॉस्ट बढ़ती चली जाए, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो टोटल कॉस्ट है उसमें लेबर कॉस्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर लेबर कॉस्ट बढ़ती है मार्केट में तो उस केस में फर्म की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से उसको अपना जनरल प्राइस लेवल भी इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कंपोनेंट कॉस्ट, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल कंपनी के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि रॉ मटेरियल है या अदर कंपोनेंट्स हैं जिसके बेसिस पर वो अपनी प्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट कर रही है, अगर उनके प्राइजेस भी बढ़ेंगे, इट इज़ ऑब्वियस, तो क्या होगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी, और ये सब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में काउंट करते हैं। इसकी वजह से देयर विल बी अ राइज इन द कमोडिटी प्राइजेस, जैसे कि ऑयल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, जिनको आप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में यूज़ करते हो, इनके प्राइजेस भी बढ़ेंगे, और इनके प्राइजेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन एडजस्ट करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट वन इज द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इट विल अल्टीमेटली लीड टू एन इंक्रीज्ड रेट एट विच द इन्वेस्टर्स बाई मनी फ्रॉम द बैंक। इवेंचुअली इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग कॉस्ट फॉर द फर्म, दस कॉजिंग कॉस्ट इन्फ्लेशन। यानी कि अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो किया जाता है तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे ना, ज़्यादा होंगे। बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फर्म को लोन लेना पड़ेगा मार्केट में। जब बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो फर्म की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ने से उसको प्राइस भी बढ़ाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन एडजस्ट करेगा। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, दिस इज द हाइपर इन्फ्लेशन। क्या मतलब है हाइपर इन्फ्लेशन का? हाइपर इन्फ्लेशन इज व्हेन देयर इज रैपिड, एक्सेसिव एंड आउट ऑफ कंट्रोल प्राइस राइज इन द इकोनॉमी। इट टिपिकली इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 50% ईच मंथ ओवर टाइम। तो हाइपर का मतलब जरूर से ज़्यादा, जो कंट्रोल से बाहर हो जाए इन्फ्लेशन, यानी कि जब इकोनॉमी के अंदर रैपिड, एक्सेसिव और आउट ऑफ कंट्रोल प्राइस राइज होना शुरू हो जाए तो इसे हम हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन का नाम देते हैं। यानी कि हर मंथ 50% के रेट से ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और उस कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो लगातार डिक्रीज होती चली जाती है, परचेजिंग पावर लूज होती चली जाती है उसकी। ऐसा कब होता है? ड्यूरिंग द वॉर एंड इकोनॉमिक टेंशन। ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जब किसी भी कंट्री पर या किसी भी कंट्री में युद्ध चल रहा हो, वॉर की सिचुएशन हो, या फिर उसकी इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो उसके फेवरेबल ना हो, टेंशन चल रही है उसकी इकोनॉमी के अंदर, तो उस समय ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। या फिर कोई भी इकोनॉमी ऐसी है जो एक्सेसिव क्वांटिटी के साथ में मनी को प्रिंट कर रही हो, सप्लाई मनी की एकदम से बढ़ानी शुरू कर दे वो, तो भी हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। इसकी वजह से क्या होता है? इट कैन कॉज अ सर्ज इन प्राइजेस फॉर बेसिक गुड्स लाइक फूड एंड फ्यूल एज दे बिकम वेरी लिमिटेड। क्योंकि जो फूड है, फ्यूल है, ये कुछ ऐसे गुड्स हैं जो बेसिक गुड्स होते हैं और लिमिटेड भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके प्राइजेस एकदम से बहुत आसमान छूने लगते हैं इनके प्राइजेस। तो हम इस सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन में कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं हाइपर इन्फ्लेशन के। सबसे पहला कॉज है इसके अंदर एक्सेसिव मनी सप्लाई, यानी कि मार्केट के अंदर अगर मनी सप्लाई को एक्सेसिव वे में फॉलो किया जाना शुरू कर दिया जाए तो उसकी वजह से भी हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है।
दूसरा होता है इसके अंदर, इट ऑफन अकर्स व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड द सेंट्रल बैंक्स एबिलिटी टू मेंटेन इट्स करेंसीज वैल्यू। यानी कि जब एक कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, सेंट्रल बैंक की एबिलिटी में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए कि वो करेंसी की वैल्यू को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर सकती है, तो भी हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन एग्जिस्ट होना शुरू हो जाती है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, थैंक यू।